किसी का नहीं हूं हटीला विरोधी, किसी का खरीदा हुआ भी नहीं हूं। जहां व्योम स्वच्छंद है मैं वहीं हूं, मगर संतुलन में किसी की परिस्थिति जहां चोट खाई हुई देखता हूं, और कफन पर वहीं लाल छींटे छिड़क कर पताका उड़ाने को जी चाहता है। मेरे पिताजी ने पूरे न्यायिक जीवन में हिंदी में जो कार्य किया, उसमें सबसे बड़ा उनका मील का पत्थर ये हुआ कि उन्होंने जज के रूप में, वो भी उच्च न्यायालय के जज के रूप में, सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही निर्णय सारे दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शंकर मिश्र। आज गणतंत्र दिवस का मौका है और हमारे साथ राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति अशोक कुमार जी हैं। वैसे तो आप न्यायमूर्ति हैं, लेकिन साहित्य में भी आपकी उतनी ही दिलचस्पी है। इसके अलावा समाज के हर मुद्दों पे, खास करके जो वर्तमान जो हालात हैं, उस पे भी आप हमेशा ही पूरे पुरजोर तरीके से, प्रखर तरीके से अपनी बात को रखते हैं। तो हमें ये मौका मिला है आपके साथ बातचीत करने का, तो हम चाहते हैं कि दर्शकों से भी आपको रूबरू कराएं। और आज गणतंत्र के मौके पे जहां बात न्यायालयों की तो होगी ही, लेकिन साथ में माननीय न्यायमूर्ति जी का जो साहित्य को लेकर जो रुचि है, उनके पिताजी न्यायमूर्ति प्रेमशंकर जी, जो स्वर्गीय प्रेमशंकर जी, जो बहुत दिनों तक माननीय हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति रहे, और उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे 5000 ऐसे केसेस थे जो उन्होंने हिंदी में दिए। तो ये सारी बातें पहली बार आपको इस तरह से जानने को मौका मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार लक्ष्मी शंकर जी। सर, आज गणतंत्र दिवस का मौका है। आपने लंबे समय बतौर न्यायमूर्ति भी गुजारा है, उसके पहले आपका एक वकालत का भी दौर रहा। इन सारी चीज़ों को देखते हुए 74वें गणतंत्र को आप किस रूप में याद करते हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारे लिए और हमारे ज़माने का तात्पर्य ये है कि आज से 55-60 वर्ष पहले, जब हम अपना बचपन छोटे से ज़िले, जहाँ का मैं मूल निवासी हूँ, इटावा का, तो छोटे ज़िले में बहुत कम ऐसे अवसर होते थे विशेष रूप से। अब तो सब जगह बराबरी हो गई है। जब हमें उत्सव मनाने का, उल्लास करने का एक मौका मिलता था, तो मुझे अपने पिछली करीब 60 वर्ष की स्मृतियाँ, अगर मैं उसमें जाता हूँ तो मैं खो जाता हूँ, क्योंकि मेरा शिशोरावस्था जो मेरे प्रारंभिक था, तो मैंने इटावा से थियोसोफिकल मॉन्टेसरी स्कूल एक है, वहाँ से मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की, और तत्पश्चात इटावा के राजकीय इंटर कॉलेज का विद्यार्थी रहा। वो इटावा की जो स्मृतियां हैं, मैं करीब लगभग 12-13 वर्ष तक इटावा में प्रारंभ में रहा। फिर मेरे पिताश्री, जो उनका भी प्रारंभ जीवन इटावा का ही रहा, शिक्षा भी, परंतु उनको ऐसा अवसर मिला कि उन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र होने का गौरव मिला, और उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाने से पूर्व इलाहाबाद के एक बड़े प्रतिष्ठित इंटर कॉलेज से, इवन क्रिश्चियन इंटर कॉलेज, वहाँ का बड़ा नामी इंटर कॉलेज हुआ करता था, आज भी अच्छा है, वहाँ से शिक्षा प्राप्त करी। और आप इस बात से उनके बारे में सोच सकते हैं, उनकी चित्र आपके मस्तिष्क में, आपके सामने नृत्य करेगा कि उनके गुरु डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, फिराक गोरखपुरी साहब, रघुवंश प्रसाद फिराक गोरखपुरी साहब, इन लोगों ने उन्हें शिक्षा दी। इनके श्री चरणों में बैठकर उन्होंने अपना इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अध्ययन किया। तो उन्हें उस ज़माने में, जब वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सन 46 से और 50 के मध्य थे, तब उस समय
स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सारी चीज़ें इलाहाबाद जैसी जगह में जहां अंग्रेजों का एकाधिकार था, किसी ज़माने में अंग्रेजों की राजधानी भी इलाहाबाद हुआ करती थी, तो इलाहाबाद पूरा बसा ही अंग्रेजों के माध्यम से था। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने देखी और उसमें पार्टिसिपेट किया, उन्होंने बहुत सहयोग दिया। उनके साथ में उनसे वरिष्ठ जरूर थे, लेकिन उनके साथ उनकी बहुत आत्मीयता थी। पंडित नारायण दत्त तिवारी जी उनके साथ के थे, पंडित बहुगुणा साहब उनके साथ थे, हेमवती नंदन बहुगुणा जी, उनकी पत्नी कमला बहुगुणा जी, चंद्रशेखर जी उनके क्लास फेलो थे। तो इस वातावरण का जिसको मौका मिलेगा उसका आप सोच सकते हैं कि उसका क्या, उसके जीवन में क्या क्या चीज़ें घटी होंगी और उन घटनाओं को उन्होंने कैसे जिया होगा। स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, उन्होंने कभी अपने जीवन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का 1% शून्य के बराबर भी उससे संबंधित कोई भी ऐसा फायदा नहीं लिया, लाभ नहीं लिया जो लोग, कहना तो नहीं चाहिए, आज तक ले रहे हैं। नहीं होते हुए भी कई लोग जो है नहीं वर्तमान में, उनके पीछे भी लाभ लिए जा रहे हैं। आप सोचिए, स्वतंत्रता के लगभग हम लोग 75 वर्ष मना चुके, और अगर किसी ने स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेट किया होगा तो वो उस समय अगर 15-17 वर्ष की आयु का रहा होगा तो उसकी वर्तमान में आयु 92, 94, 95 वर्ष होगी। लेकिन मुझे लगता है कि 80-85 वर्ष वाले भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में उससे संबंधित लाभ प्राप्त कर रहे हैं। खैर, वो एक अलग विषय है। तो मेरा कहना ये था कि उन्होंने उस तारीख को जिया, और उस तारीख को जीने के साथ उस समय की जो अध्ययन था, जो साहित्य था, जो संस्कृति थी, जो भारतीयता की भावना थी, वो उससे पूर्ण रूप से प्रेरित इतने ज़्यादा थे कि वो कभी भी अपने जीवन में, शायद ही मुझे कभी याद हो कि उन्होंने बंद गले के अलावा कोई अचकन या सूट पहना हो। एक बार उन्होंने टाई लगा ली थी, तो उस पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में गए थे, जज थे जब वो, तो अगले दिन विद्यार्थी लोगों ने आके उनसे ये कहा था कि साहब, आप कभी अब टाई मत लगाइएगा, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व हमारे मस्तिष्क में नृत्य करता है वो ऐसा नहीं था जैसा कल हमने देखा। और वो दिन था, और अंत तक उन्होंने कभी बिना बंद गले का कोई कपड़ा नहीं पहना, कभी उन्होंने टाई नहीं लगाई। वो टाई और एक सूट हम लोगों ने बचपन में जिद करके जो बनवा दी थी, उन्होंने उसे हमेशा के लिए अलग कर दिया अपने से। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे। हिंदी साहित्य, भाषा, अन्य भारतीय भाषाओं के प्रबल समर्थक थे, और उन्होंने जीवन पर्यंत वकालत के समय ऐसी परिस्थितियां जब इटावा में देखी कि उस जमाने में, आपको मैं बता रहा हूँ कि सन 50 में जब उन्होंने 51 में वकालत शुरू करी थी, तो कचहरी की भी सभी फाइल उर्दू या अंग्रेजी भाषा में होती थी। तो उस जमाने के जो लोग थे उन्हें उर्दू का भी ज्ञान होता था, अंग्रेजी का भी ज्ञान होता था, हिंदी तो मातृभाषा थी। तो 3 भाषा का जो आज का जो दौर चल रहा है, और आज की जो सरकार कहती है कि त्रिभाषा फार्मूला, ये उस जमाने में था। इस पे कोई चर्चा नहीं करता है। मैं आज इस आपके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि उसकी वजह से उस जमाने के लोगों का जो व्यक्तित्व था वो बहुत बड़ा व्यक्तित्व होता था, जो आज हमारे लोगों का नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं, मेरा नहीं है। तो उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, ये सबसे बड़ा ज्ञान था। और इसके पीछे जो उन्होंने संरचना की थी, और उन्होंने जब देखा इटावा के छोटे जिले की कचहरी में, ज़्यादातर वहाँ आपराधिक वाद वो करते थे, क्योंकि आपराधिक पृष्ठभूमि का वो क्षेत्र था, चंबल यमुना के बीहड़ का। तो उन्होंने अपराध क्षेत्र का ही कार्य करना शुरू किया, और अपने जीवन पर्यंत उन्होंने क्रिमिनल एडवोकेट और क्रिमिनल साइड के जज के रूप में ही कार्य किया ज़्यादातर।
प्रारंभ में कुछ सिविल का किया, लेकिन इटावा इतनी छोटी जगह थी कि वहाँ सिविल का कार्य था नहीं। तो अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सब देखते हुए, खैर जब उन्होंने वहाँ ये देखा कि जो वादकारी आता है और जब वो आके अपने बारे में सोचता है कि उसके वकील ने उसने जो कल शाम को अपने वकील साहब को जो चीज़ें बताई थी, वो उन चीज़ों को वकील साहब ने रखा भी है कि नहीं रखा है न्यायालय के सम्मुख, तो वो बड़ा अजीब उसको लगता था। और वो बाहर निकल के कोर्ट रूम से पूछता था, क्योंकि कोर्ट जितनी भी थी उस जमाने में जज साहब लोग भी अंग्रेजी भाषा में ही बात करते थे। वही प्रचलित भाषा थी, चाहे छोटा शहर हो चाहे छोटी कचहरी हो। तो जब उनसे उनके वादकारी पूछते थे कि साहब हमने कल आपको ये बताया था, आपने ये चीज़ बताई कि नहीं, हमें पता ही नहीं, तो उस चीज़ का उन्होंने अपने से एक तरह से सोचा और फिर उन्होंने ये प्रण कर लिया कि कभी भी भविष्य में हिंदी भाषा के अलावा या जो भाषा कचहरी की अदालतों की होनी चाहिए उसके अलावा अन्य भाषा में कोई भी बहस नहीं करेंगे। तो वो सारी ड्राफ्टिंग हिंदी में स्वयं अपने हाथ से करने लगे और सारे उर्दू के जो भी पेपर रहते थे, जो अंग्रेजी के पेपर रहते थे, उनका हिंदी में स्वयं रात भर ट्रांसलेशन करके और वादकारी द्वारा जो तथ्य बताए जाते थे उनको समाहित करते हुए अपनी बहस तैयार करते थे और वो बहस करते थे। सन 1964 में उन्हें इटावा का डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट, क्षमा करिएगा, डीजीसी क्रिमिनल, जिला सरकारी अधिवक्ता बनाया गया। तो उस पद पर रहते हुए भी उन्होंने डीजीसी क्रिमिनल के उस पद को भी हिंदी की भाषा में ही सारी कार्य प्रणाली शुरू करी। जो माननीय न्यायाधीश होते थे उनसे विनम्र निवेदन करके और उनसे अनुमति लेके वो कार्य करते थे। लेकिन सर आज भी जो है न्यायालयों में एक तरह से देखा जाए तो इंग्लिश ही ज़्यादा वो है, तो आपने भी उसके बाद तमाम समय तक आप भी एक न्यायमूर्ति के रूप में रहे, आपने क्या किस तरह की चीज़ें देखी कि इंग्लिश क्या अभी भी प्रायोरिटी है या हिंदी अब धीरे धीरे न्यायालयों में जगह बना रही है? जो आपके पिताजी ने प्रयास किया था उसका आपको दिख रहा है कि फल कैसा? मेरे पिताजी ने पूरे न्यायिक जीवन में हिंदी में जो कार्य किया उसमें सबसे बड़ा उनका मील का पत्थर ये हुआ कि उन्होंने जज के रूप में, वो भी उच्च न्यायालय के जज के रूप में, सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही निर्णय सारे दिए। एक भी निर्णय उन्होंने अंग्रेजी भाषा में नहीं दिया। अब इसके पीछे का भी तथ्य मैं बताऊं, उनके अंग्रेजी के टीचर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फिराक गोरखपुरी साहब थे जो अंग्रेजी पढ़ाते थे, बच्चन जी थे जो अंग्रेजी पढ़ाते थे, लेकिन उनका दूसरा प्रभाव उनका ये था कि वो भी हिंदी से ही प्रेम करते थे। आज गोरखपुरी साहब, फिराक साहब और बच्चन जी अंग्रेजी भाषा की वजह से नहीं जाने जाते हैं, वो हिंदी रत्न के रूप में और उर्दू रत्न के रूप में ही जाने जाते हैं। तो उन्होंने 5000 के लगभग निर्णय, आपराधिक वादों का निर्णय आज जैसा निर्णय नहीं होता है, उस जमाने में सैकड़ों पेज में आपराधिक अपीलें निर्णित की जाती थी, जिसके निर्णय सैकड़ों और हजारों पेज के होते थे। अब तो बहुत कट पेस्ट का जमाना आ गया, क्षमा करिएगा। अब तो जो कंप्यूटर का जो आने का ये प्रादुर्भाव हुआ, इससे सब कट पेस्ट हो रहा है। पहले सारी चीजें हाथ से लिखी जाती थी और शॉर्ट हैंड का स्टेनो ही पूरा टाइप करता था, मैनुअल। तो वो कितना कठिन समय था आज से 20 साल पहले। सर डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, कंप्यूटरकृत करने से लोग कह रहे हैं कि न्यायालयों का काम बहुत फास्ट होगा। आपको लग रहा है कि उससे कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि अपने यहाँ तो माना जाता है कि न्यायिक प्रक्रिया बहुत स्लो है अभी भी। देखिए, न्यायालयों का कार्य फास्ट और स्लो की जहाँ तक बात है, कंप्यूटराइजेशन होने से निश्चित रूप से बहुत से अच्छी चीज़ें भी आई हैं, गति भी बढ़ी है। लेकिन जो चीज़ आज से 20 साल पहले के जजमेंट अगर आप उठा के पढ़ें, और क्षमा के साथ कहना चाहूँगा आज के जजमेंट पढ़ें, उनमें बहुत बहुत फर्क है। कमी और ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, फर्क है।
उस जमाने के जज की सोच और लिखाने का, जब आप कोई चीज लिखाते हैं और फ्लो में लिखाते हैं और वादकारी के पक्षकारों के अधिवक्ता द्वय को सुनते हुए ही लिखाते हैं, तब कुछ और लिखा जाता है। और जब कट पेस्ट होता है तो उसमें कुछ न कुछ कमियां मेरे विचार से जरूर रह जाती हैं। सर, एक चीज़ और पूछूंगा, आज के वर्तमान हालात में जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा जो अभी हाल में केस आया है, पहले के तो केसेस को छोड़ दिया जाए, जिसमें एक लड़की को जो है नए साल की पूर्व संध्या पे जिस तरह से गुनाहगार घसीटते हुए ले जाते हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल विजुअल में क्लियर रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद एक लंबी प्रक्रिया न्यायिक चलती है। तमाम लोग कहते हैं कि इतना आखिर इस देश में ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि जो है और कोई देश होता तो अभी तक फैसला मिल जाता। जब सब कुछ सामने है तो फिर इतना टाइम क्यों लगता है। और ऐसे कई सारे ऐसे केसेस हैं जिस पे इस तरह के सवाल होते हैं कि क्यों नहीं हमारी चीज़ें इतनी फास्ट हो रही हैं। इसके कारण से हो सकता है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वास्तव में कहीं दिक्कत है या फिर एक यही प्रोसेस है जिसके ज़रिए बढ़ा जा सकता है? देखिए, जो अपराध करने की प्रक्रिया और अपराध करने की प्रवृत्ति, दोनों में बड़ी द्रुत गति से बदलाव देखे जा रहे हैं। मैं अपना आपको उदाहरण देता हूं। जो आपने प्रश्न किया अभी एक महिला के बारे में दिल्ली में, क्या ये उचित है कि रात में महिला 2 बजे रात को, ठंड की रात को, फॉग की रात को, जहां धुंध है, वो स्कूटी में घूमे? अब उसके पीछे की बैकग्राउंड भी देखिए। उसके साथ जो एक और लड़की थी, उसके बारे में जो न्यूज़ चैनल में या प्रिंट मीडिया में पढ़ने में आया कि वो ड्रग्स में भी इन्वॉल्व थी। मैं नहीं ये कह रहा हूं कि सही है या गलत है, लेकिन इस तरह की चीजें जब इस पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है जो आवश्यक है, पूरे लखनऊ में, मैं लखनऊ की आपको बता रहा चाहूँगा क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के एक विशिष्ट चैनल के माध्यम से हैं। जहाँ मैं रहता हूँ विभूति खंड में, मेरे घर के निवास के आसपास दर्जनों की संख्या में बार चल रहे हैं, शराब खाने। और ये बड़ा दुख की बात है, बड़े दुख की बात है कि इन शराब खानों में रात के 2-2, 3-3 बजे तक अय्याशी होती है, शराब नहीं परोसी जाती है। और ये भी बड़े दुख की बात है, समाज की विकृतता देखिए कि वहां पर अगर 10 शराब पीने वाले, जिनका मानस शराब पीने के बाद बहुत ही खराब हो जाता है, किसी भी हद तक जा सकते हैं, अर्थात वो अपनी चाचा और मामा की बेटी के साथ भी क्या कर दें। दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं। रात को 2 बजे 3 बजे मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, नींद खुल जाती है कि लड़कियां चिल्लाती हैं। इतनी जोर जोर से चिल्लाहट होती है कि हम जहां रहते हैं वहां आसपास के 50 कम से कम फ्लैट के लोग अपने बालकनी में आ जाते हैं। तो ये कहां हम ले जा रहे हैं। और अभी मैंने थोड़े दिन पहले अखबार में पढ़ा कि पूरे उत्तर प्रदेश में संभवतः बहुत शीघ्र ही आने वाले समय में जो नई शराब पॉलिसी आ रही है उसमें 24 घंटे शराब खाने खुले रहेंगे। ये दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? फिर हम दोष अदालतों को क्यों देते हैं? अदालत भी सीमा में है। आज अमेरिका में एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज पूरे महीने में 6 से 12 केस तय करता है। आज हमारे यहाँ अदालतों पर भार देखिए। हमारे यहाँ हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय में एक जज एवरेज 50 से 100 केस रोज तय करता है, महीने में नहीं, रोज। तो भार देखिए जज के ऊपर, वकील के ऊपर। वकील मुकदमे चलवाते हैं, वादकारी वकील के साथ जो सामंजस्यता है वो नहीं बन पा रही है। विभिन्न प्रकार की और तकनीकी कमियां हैं।
तो सिर्फ हमें कंपेयर कर लेना हमारे देश की 140 करोड़ संख्या, जिस पर कोई किसी बात की चर्चा नहीं होती है, किसी मंच से कोई आदमी नहीं चर्चा करता है कि इस पे किस तरह से अंकुश लगाया जाए। अंकुश लगा देना का मतलब ये नहीं कि जनसंख्या वृद्धि पूर्ण रूप से समाप्त कर दी जाए, परंतु समाप्त न की जाए तो उस पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दृष्टिकोण से चर्चा करने के उपरांत कुछ ऐसा प्रतिफल आए, ऐसा कम से कम कोई ऐसी बात आए जिससे कि हम आने वाले समय में जनसंख्या की इस द्रुत गति को कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर रोक सकें। संसाधन है फिर भी न होने का ढिंढोरा पीटा जाता है। विशेष रूप से जो सत्ता में है उसके विरोधी वाले यही कहते रहते हैं हर समय, ये नहीं संसाधन है, वो नहीं है। आज हमारे देश में आसपास के पूरे एशिया के जितने देश हैं उनको खिलाने के लिए से ज्यादा पर्याप्त अनाज है। इस पर चर्चा नहीं करता है कोई विपक्षी वाला। हम आज से 40 साल पहले क्या थे खाने के अनाज के लिए? मोहताज थे, अमेरिका से आ रहा है, रशिया से आ रहा, फलानी जगह से आ रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिस पे चर्चा होनी चाहिए और सार्थक चर्चा होनी चाहिए। लेकिन चीज़ें सर बदलेंगी कैसे, क्योंकि आप तो उन पदों पे रहे हैं और आप सिस्टम का भी हिस्सा रहे हैं, आपको सारी चीज़ें मालूम हैं। जो आपने बातें की, जो कि इस तरह से बार्स खुलते जा रहे हैं, शराब खाने खुलते जा रहे हैं, उसका जिस तरह से समाज पे, लेकिन एक तरफ ये भी होता है कि सबसे अधिक राजस्व भी वहीं से आ रहा है। तो ये चीज़ें जब टकराएंगी तो फिर ये भी है कि नैतिक मूल्य गिरते जा रहे हैं जिसकी आपने बात की। तो इन चीज़ों का आखिर निष्कर्ष क्या है, किस तरीके से इसका एक रिजल्ट निकल सकता है जो कि समाज के हित में हो, देश के हित में हो? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे उत्तर प्रदेश की मैं बात करना चाहूँगा। यहाँ पर हमारे पास जो सुरक्षा की व्यवस्था है, सुरक्षा मतलब जो पुलिस, पैरा पुलिस की फोर्सेस हैं, वो जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से बहुत कम है। जब पुलिस की पदों की नियुक्तियां होती हैं उसमें न जाने कितने तरह के व्यवधान आ जाते हैं। आप लोग तो उसको जानते हैं। सबसे पहला व्यवधान ये है कि पेपर आउट कराने वाली टीम सक्रिय हो जाती है। दूसरा व्यवधान ये है कि नकल कराने वाली टीम सक्रिय हो जाती है। तीसरा व्यवधान ये है कि परीक्षार्थी की जगह मुन्ना भाई लोग बैठना शुरू कर देते हैं। और ये सब चीजें जो हो रही हैं, इसको ऐसा नहीं है कि इस पर अंकुश नहीं है, अंकुश भी लगाया जा रहा है, लेकिन जो अंकुश लगाना चाहिए इन घटनाओं के पूर्व वो नहीं लग पा रहा है, ताकि ये हो ही नहीं, ताकि इसकी कोई संभावना नगण्य के बराबर हो। तो जो चीज हो जाती है उसके बाद हम सोचते हैं, हमें उससे पूर्व सोचना है कि ये हमें 60,000 पुलिस भर्ती के पद निकाले हैं, इसका कैसे हमें पूरा सिस्टम बनाना है। अब जब प्रकाशक ही प्रश्न पत्र का चोर है और वहीं से सारा लीकेज हो रहा है, तो सारी व्यवस्था, इतना खर्चा, इतने लोगों का शारीरिक श्रम सब बेकार हो जाता है। इस पर अंकुश लगाना है। हमें ऐसे लोगों को चयनित करना है जो इस पर अंकुश लगाने का सामर्थ्य रखते हैं। जो मठाधीश लोग हैं, एक एक पद पर बैठे हुए हैं, एक एक जगह पर 10-10 साल से बैठे हुए हैं, उनके बारे में भी हमें चर्चा करनी चाहिए। सर, आज गणतंत्र का मौका है। गांधी जी जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, राष्ट्रपिता हैं, लेकिन उन पे भी लोग सवाल उठाते रहते हैं, कई तरह के कमेंट्स करते हैं। आप आज के मौके पर गांधी जी को कैसे याद करते हैं, और जो इस तरह के सवाल उठाते हैं, आपको क्या लगता है कि ये वाजिब है? बहुत सूक्ष्म में इसका उत्तर दूंगा कि हम में से कितने लोग अपने माता पिता को गाली देते हैं? शायद 0.1%, शायद। हमारे देश की ये संस्कृति है। तो जो राष्ट्रपिता को गाली दे रहा है तो हम उसको उस 0.1% में ही मानते हैं। वो मानसिक रूप से विक्षिप्त,
वो मानसिक रूप से गांधी विचार से अज्ञानी, और सबसे बड़ी बात ये कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमियां होती हैं। हम सब मानव हैं। अगर हम संपूर्ण हो जाएं तो हम श्री कृष्ण हो जाएं, हम भागवत गीता लिखने वाले और उसके रचयिता हो जाएं, तो हम हर चीज को नकारात्मकता की सोच से परे रखें। जिस व्यक्ति को जीवन में सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक सोच करनी है, आलोचनात्मक तत्व लेके चलना है, सकारात्मकता या अच्छी चीजें पर के विषय पर बात ही नहीं करनी है, वो हर व्यक्ति पर कुछ ना कुछ, हम आज हमारे प्रधानमंत्री पर भी पूरे देश के 4-8% लोग जो हैं, जो सड़कों पे इस समय घूम रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ कहते हैं, लेकिन 95-97% तो हम लोग हैं। तो हम उनको 2-3% को मानते हैं कि भाई हर देश में ऐसे है। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ चूंकि जनसंख्या का घनत्व इतना है कि वो ज्यादा संख्या में दिखने लगते जब सड़क पे निकल आते, अरे उनके साथ इतने आदमी हैं। अरे आदमी क्या है, वो विक्षिप्त मानव लेकर उनके पीछे पीछे घूम रहे, और उस घूमने के पीछे भी बहुत से मंतव्य होते हैं। आप लोग चूंकि इस माध्यम से जुड़े हैं तो आपको उनके मंतव्य के बारे में खूब मालूम है, और आपके श्रोता जो प्रबुद्ध श्रोता है वो हमारे बात को समझ भी गए। सर, साहित्य से भी आपका काफ़ी जुड़ाव रहा है अपने पिताजी के कारण। मैं चाहूँगा कि कुछ पंक्तियाँ आज गणतंत्र के मौके पे आप हमारे दर्शकों को भी सुनाएं। मेरे पिताश्री के प्रथम गुरु थे इटावा के, जब वो सनातन धर्म इंटर कॉलेज में पढ़ते थे। उनके जो हिंदी के गुरु थे वो आदरणीय स्वर्गीय शिशुपाल सिंह भदौरिया जी थे। उनका टाइटल था शिशु जी। शिशु जी का जो लेवल था साहित्य का, वो बच्चन जी, फिराक साहब या उस जमाने के सन 40 से पहले के जो भी कवि रहे होंगे उनसे 19 नहीं था। परंतु दुर्भाग्यवश जब वे सिर्फ 29 वर्ष के थे तब सर्पदंश से उनकी मृत्यु हो गई। उदी एक जगह है इटावा के बॉर्डर पे, आपने नाम सुना होगा, उदी, चंबल से लगा हुआ, वो गांव था उनका। आज भी उनके गांव में भदौरिया लोगों का बहुत बड़ा कुनबा है। तो उन्होंने, मेरे पिताजी ने अपने जीवन में उनके द्वारा रचित इन पंक्तियों को, जो मैं अभी आपसे बताऊंगा, को साक्षात रूप में अपने जीवन में उतारा। वो पंक्तियां हैं कि सुनो गौर से तो सुनाने के काबिल कहानी सुनाने को जी चाहता है। सुनो गौर से तो सुनाने के काबिल कहानी सुनाने को जी चाहता है, और किसी का नहीं हूं हटीला विरोधी, किसी का नहीं हूं हटीला विरोधी, किसी का खरीदा हुआ भी नहीं। जहां व्योम स्वच्छंद है मैं वहीं हूं, मगर संतुलन में किसी की परिस्थिति, जहां चोट खाई हुई देखता हूं, और कफन पर वहीं लाल छींटे छिड़क कर पताका उड़ाने को जी चाहता है। सुनो गौर से तो सुनाने के काबिल कहानी सुनाने को जी चाहता है। ये पंक्तियां अगर आप अपने जीवन में आत्मसात कर लें तो फिर न्यायाधीश का क्या कर्तव्य है? न हूं मैं किसी का हटीला विरोधी, और किसी का खरीदा हुआ भी नहीं। जहां व्योम स्वच्छंद है मैं वहीं हूं, मगर संतुलन में जहां किसी की परिस्थिति, जहां चोट खाई हुई देखता हूं, और कफन पर वहीं लाल छींटे छिड़क कर पताका उड़ाने को जी चाहता है। पताका उड़ाने को जी चाहता है। गणतंत्र दिवस के इस मौके पे ये पंक्तियां अगर हर इंसान आत्मसात कर ले और ये ठान ले कि हम आज से बदलेंगे, तभी ये देश बदलेगा। माननीय न्यायमूर्ति अशोक कुमार जी ने बिल्कुल सही बातें कही हैं कि समाज या देश तभी बदलता है जब हर इंसान बदलता है। उन्होंने कहा कि हर चीज़ें सिस्टम का हिस्सा हैं, हर इंसान
व्यक्तिगत तौर पे बदलना शुरू कर दे तो देश भी बदलेगा, गणतंत्र और मजबूत होगा। इन्हीं बातों के साथ आज तो इतना ही। आपको और चीजों से रूबरू कराते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।